ओसामा बिन लादेन एक ऐसा नाम जो सुनते ही आतंक का एक चेहरा सामने आ जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। जी हाँ, ये वही नाम है जो 9/11 हमलों और अल-कायदा के साथ जुड़कर आतंक का शायद सबसे कुख्यात चेहरा बना। एक ऐसा इंसान जिसकी विचारधारा ने पूरी दुनिया को दशकों तक एक डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। ये वो तारीख है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, जब 2 हाईजैक किए हुए प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद का एक जीता जागता भयानक प्रतीक बन गया। और देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे सऊदी अरब का एक अरबपति लड़का मॉडर्न टेरर का मतलब आधुनिक आतंक का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। तो आइए उसकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं जिसने उसे ओसामा बिन लादेन बनाया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। उसके ऐशो आराम से भरे बचपन से लेकर उसके एक कट्टरपंथी बनने तक का वो पूरा सफर। तो ओसामा का जन्म हुआ था 1957 में, रियाद के एक बहुत ही अमीर परिवार में। उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन किंग थे और वो उनके 52 बच्चों में से एक था। उसका पालन पोषण इस्लाम की एक बेहद रूढ़िवादी शाखा वहाबी विचारधारा के माहौल में हुआ। 1969 में जब उसके पिता की मौत हुई तो उसे एक बहुत बड़ी विरासत मिली और 1979 तक उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री भी ले ली थी। मतलब उसकी शुरुआती जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी। तो पिता के जाने के बाद ओसामा के हाथ लगी एक बहुत बड़ी विरासत। कितनी? पूरे $8 करोड़। सोचिए, उस जमाने में $8 करोड़, ये वो पैसा था जिसने उसके भविष्य का रास्ता ही बदल दिया। और यही पैसा आगे चलकर उसके ग्लोबल टेरर नेटवर्क की बुनियाद बना। यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसकी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पीछे छूटने लगी और उसका सारा ध्यान कुरान और जिहाद की कट्टरपंथी व्याख्याओं पर टिक गया। और बस यहीं से उसके जिहादी बनने का रास्ता खुल गया। तो जब उसकी विचारधारा एकदम पक्की हो गई तो उसने एक ऐसा संगठन बनाया जिसने आने वाले सालों में दुनिया भर में दहशत फैला दी। ये रास्ता आप कह सकते हैं 3 बड़े कदमों में तय हुआ। पहला कदम था 1979, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ओसामा ने इसे इस्लाम पर हमला माना। दूसरा कदम 1984 में वो खुद मुजाहिदीन को पैसा और हथियार देने के लिए पाकिस्तान चला गया। और फिर आया तीसरा और आखिरी कदम। 1988 में उसने ग्लोबल जिहाद फैलाने के मकसद से अल-कायदा की स्थापना कर दी। तो 1988 में उसने नींव रखी अल-कायदा की। अरबी में इसका मतलब होता है द बेस या आधार। उसका मकसद था दुनिया भर में जिहाद फैलाना और ये संगठन उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। लेकिन उसकी ये बढ़ती कट्टरता सऊदी शाही परिवार के लिए ही एक खतरा बन गई। जब 1991 में सऊदी अरब ने अमेरिका से हाथ मिलाया तो ओसामा ने इसका खुलकर विरोध किया। नतीजा, उसे देश से निकाल दिया गया, उसकी नागरिकता भी छीन ली गई और आखिरकार 1996 में उसने तालिबान के राज वाले अफगानिस्तान में पनाह ली। अब अफगानिस्तान में अपना नया ठिकाना बनाने के बाद ओसामा ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और यहीं से शुरू हुआ हमलों का एक लंबा सिलसिला। पहला बड़ा हमला हुआ 1998 में नैरोबी और दार एस सलाम में जो अमेरिकी दूतावास थे उन पर एक साथ ट्रक बमों से हमला किया गया। इन दोहरे धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ओसामा बिन लादेन का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के तौर पर सामने आ गया। इन हमलों में 224 जानें गईं, जिनमें 12 अमेरिकी भी थे। और इसके फौरन बाद ही उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ओसामा को अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन घोषित कर दिया। लेकिन अल-कायदा यही नहीं रुका। ठीक 2 साल बाद 2000 में उसने यमन में अमेरिकी जंगी जहाज USS कोल पर एक सुसाइड अटैक किया। ये एक सीधा संदेश था कि अब अमेरिकी सेना भी उसके निशाने पर है। इस हमले में 17 अमेरिकी नाविक मारे गए। ये दरअसल आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का बस एक इशारा था। और फिर आया 11 सितंबर 2001। अल-कायदा ने अपना अब तक का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी हमला किया। 4 प्लेन हाईजैक करके उन्हें मिसाइलों की तरह इस्तेमाल किया गया और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन के पेंटागन को निशाना बनाया गया। इस एक हमले में करीब 3000 लोग मारे गए। इसके बाद ओसामा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन गया।
9/11 के बाद ओसामा को पकड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एक ऐसा तलाशी अभियान जो लगभग 1 दशक तक चला। अमेरिका ने ओसामा पर $25 मिलियन यानी $2.5 करोड़ का इनाम रखा और इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हो गया। वो सालों तक छिपा रहा, जबकि उसका संगठन अल-कायदा दुनिया भर में हमले करता रहा। लेकिन उसका अंत अब करीब था। अप्रैल 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आखिरकार उसके ठिकाने का पता चल ही गया और फिर 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नेवी सील्स ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराया। लेकिन ओसामा की मौत अपने पीछे एक बहुत बड़ा और सच कहें तो एक पेचीदा सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि वो पाकिस्तान की एक मिलिट्री एकेडमी के इतने करीब एक सेफ कंपाउंड में सालों तक छिपा कैसे रहा। कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। अब ये एक ऐसा आरोप है जिस पर आज भी बहस होती है। ओसामा बिन लादेन की मौत ने एक युग का अंत तो कर दिया, लेकिन जिस विचारधारा को उसने जन्म दिया था वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ओसामा तो मारा गया, लेकिन उसकी विचारधारा नहीं मरी। अल-कायदा आज भी मौजूद है और तो और आइसिस जैसे नए और शायद उससे भी ज्यादा क्रूर संगठन उसकी जगह लेने के लिए उभर आए हैं। ऐसा लगता है कि आतंकवाद की जड़ें शायद पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। ओसामा बिन लादेन का अध्याय तो बंद हो गया, लेकिन क्या आतंक का ये दौर कभी वाकई खत्म होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है।